दोस्तों, we have a special guest today, Mr. Surinder Singh from Voltic EV Charging Infrastructure in our GT Log podcast. बहुत बहुत स्वागत है सुरिंदर जी आपका हमारे थैंक यू अनुराग पॉडकास्ट जी। में। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करते हैं और कन्वर्सेशन फ्री फ्लो में करते हैं। अब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए डोमेन के बारे में बताएं एंड ऑल्सो अपनी कंपनी के बारे में बताएं। उसके पहले मुझे लगता है कि मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यही है जो शायद बहुत एक्साइटिंग कंपोनेंट है हमारे पॉडकास्ट का, कि जिस जर्नी को आपने तय किया है वो आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश के सेकेंड टीयर थर्ड सिटीज़ में जब आप कॉलेज में रहे हैं 2002 से लेकर के 7 तक की जो जर्नी, 3 से 7 तक जो जर्नी थी, उसके बाद वहाँ से निकलना आप और फिर वहाँ से निकल करके बिज़नेस को कॉन्सेप्चुलाइज करना, कंसीव करना, बिल्ड करना, इसे स्केल तक लाना, ये इन जनरल प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो क्या मतलब विजन रहा है, कैसा अनुभव रहा है, वो सब चीज़ें शेयर करिए। तो सबसे पहले तो कॉलेज से लेकर के और थोड़ी सी जर्नी आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बताइए, फिर हम लोग वोल्टिक की बात करेंगे। करेक्ट। तो शुरू से शुरू करते हैं। सो आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ मिडिल क्लास सेगमेंट, लाइक सर्विस बैकग्राउंड. So there is no someone from my family to came from a business side. So it is very first generation entrepreneurship. You can say that. Very nice. So I born and brought up in Aligarh. So my up to 12th standard, my studies all are in Aligarh. Then after, because we came from that generation background where engineering will be the more attractive professional career. So after completing 12th standard, I just pass out with this UP. You can say that UPC, like Uttar Pradesh, this common entrance exam. Then I got selected to Agra. So I got allocated a college, Anand Engineering College, and stream is electrical and electronics. Okay. So जैसे तैसे हमने 4 साल में अपनी इंजीनियरिंग करके, तो भाई एक्चुअली यही खूबसूरती है। मुझे लगता है कि यही पार्ट हम एक्चुअली हाईलाइट भी करना चाहते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जैसे आपने एक और चीज़ बताई कि जो डेमोग्राफी है उसमें, या उस समय की जो माइंडसेट था फैमिलीज़ का, उसमें यही था कि अगर बच्चा किसी तरह से इंजीनियर बन जाए तो शायद ही विल गेट द जॉब, और यही अपने आप में उनका जो सपना ड्रीम था वो पूरा कर देता था। क्योंकि जनरल उस समय के हिसाब से देखा जाए तो जो जनरल एजुकेशन लेवल था वो भी एक डेमोग्राफी जो हमारी नॉर्मल आम फैमिलीज थी उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी। तो एक एस्पिरेशन वही थी कि बच्चा इंजीनियर बन जाए, फिर वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। करेक्ट। सो वो इंजीनियरिंग कंप्लीट उस टाइम किया, एंड हमारे टाइम पे ये था कि लाइक प्लेसमेंट्स का बहुत क्रेज होता था। तो जिसको भी प्लेसमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली कि उसके लिए आगे का जो पाथ है वो इजी हो जाएगा। बिल्कुल। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी थ्रू प्लेसमेंट। देन आई ज्वाइन शिववानी ऑयल एंड गैस। सो ऑयल एंड गैस में कैरियर स्टार्ट किया। सो ड्यूरिंग माई like 7 or 8 years of journey with Shivwani, I got a lot of things to learn in a different domain. So starting from field experience. So हमारा जो job था basically oil exploration through seismic surveys. So doing these kind of seismic surveys in multiple location, tough terrains. So I have lot of experience in northeast, Assam, Arunachal, like these kind of areas. Then Gujarat, Rajasthan. Then this transition zone, like where sometime water is coming, then land is there. So like Andhra Pradesh. So I have a good experience of demographic pan India basis. So every 5-6 months you need to just relocate a different project, different location, different experience. As a regional level you will get it with different peoples you are interacting. So operation से start होकर के, then like after 5 years I got opportunity to internally shift from oil segment to solar segment, because we got some project
in solar space. तो शिववानी में ही शिववानी में ही, oil so and gas से internally वो सोलर का solar की transition जर्नी शुरू हो गया था। ट्रांजिशन हो गया। वाह, Correct. So we have few projects got in MP, राजस्थान। So वो देखना शुरू हुआ तो we know कि भाई एक ऑयल की जर्नी थी, एक्सपीरियंस अलग था, बट डेफिनेटली उस टाइम पर रिन्यूएबल बूम में था। इट इज नियर अबाउट 2011-12 की जर्नी के आसपास की बात है, जब रिन्यूएबल सोलर बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। सो आई गॉट अपॉर्चुनिटी, सो क्विकली आई जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। दो और क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉलेज से निकलने के बाद शिववानी में आपका प्लेसमेंट हुआ, तो जनरली एक और चीज़ होती है, जैसे हम लोग ईवी में एंग्जाइटी कंपोनेंट ऐड करते रहते हैं, तो जो सेकेंड टीयर कॉलेजेस हैं उसमें भी प्लेसमेंट एंग्जाइटी बहुत रहती है। हाँ बिल्कुल रहती है कि वो होगा कि नहीं होगा, होगा तो मतलब दैट इज इन एनी केस अ डिफरेंट वर्ल्ड, नहीं होगा तो फिर क्या। उस तरह की एंग्जाइटी को जो बच्चे उस समय कैसे मतलब डील कैसे करते थे? अरे डील तो बिकॉज जैसे हमने बताया कि काफी सारे प्लेसमेंट्स में हमने पार्टिसिपेट किया, बट वी डिडंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी। सो हार्डली ये लास्ट का ही था, शिवानी सब कुछ हो गया था। सो लास्ट में एट लास्ट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो थोड़ा सा टफ तो था, ऑब्वियस सी बात है कि सबका प्लेसमेंट हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, थोड़ा सा तो लगता है। बट फाइनली जब थिंग्स आर इन अ बेटर वे देन यू फील गुड वेल। सो वंस आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिफोर माय फाइनल रिजल्ट केम आउट कि भाई प्लेसमेंट हो गया, तो वो सारी चीजें ओवरकम हो गई। बट सभी बच्चों का ऐसे ही, हाँ सभी का ही, आई थिंक मोर और लेस सभी का ही ऐसा होता है, बिकॉज इट इज ए ह्यूमन नेचर, है ना। तो सक्सेस हर एक को पसंद है सबको अच्छा चाहिए जी, वो एक चीज है। तो बट वो इतनी स्ट्रगल नहीं रही, बिकॉज ऐसा नहीं था कि ऑफ कैंपस आपने बहुत स्ट्रगल की हो टू गेटिंग द जॉब। सो ऐसा मेरे केस में नहीं हुआ। एज एन एवरेज बैकग्राउंड, either from the education or from the middle class, so easily I got this opportunity, but somehow it's delay। क्योंकि उस समय कॉलेजेस का नंबर यूपी में बहुत ज्यादा था, प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे कॉलेजेस हो रहे थे उस टाइम। तो आई थिंक एक तरीके से बोला जाए तो एक फ्लड सा आ गया था इंजीनियरिंग का, बिकॉज हम जिस टाइम के थे तब लाखों बच्चे निकले थे एज एन इंजीनियर। करेक्ट। और जो प्लेसमेंट्स का माहौल था वो हो तो जाता ही था, सर्टेनली ऐसा इशू नहीं था, क्योंकि प्लेसमेंट्स के ही नंबर्स के ऊपर में रेटिंग्स डिफाइन होती थी कॉलेजेस की। सो मोस्टली इन आवर केस, क्योंकि हमारा कॉलेज और यू कैन से दैट अ ग्रुप कोई नया नहीं था, वो काफी पुराना था। तो एमएनआरई के टाइम से था, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ एमएनआरई। जब ये यूपी यू नहीं था तब एमएनआरई होता था। आफ्टर एमएनआरई आई थिंक 2000 से यूपीटीयू कन्वर्ट हुआ, और फिर वो यूपीटीयू बन गया एज एन उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर में। फिर सारे कॉलेजेस बने, जहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस आए। अब तो फिर वो एपीजे आई थिंक समथिंग कुछ इस तरह से हो गया, और अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हो गई। और उसमें दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे आज के टाइम में भी जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनीज हैं, दे आर इन एनी केस दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग कि उनको रिन्यूएबल एनर्जी में जाना है। अभी जैसे शिववानी का उस समय 2010-12 की बात कर रहे हैं शायद आप, उस समय से ही उसने ये चीज, वही प्लान था, क्योंकि एवरी इंडस्ट्री हैव लिमिटेशंस, बिकॉज इन दैट टाइम हम ऑयल में अच्छा कर रहे थे और अपने पीक पर थे, ठीक है। देन सो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज एट दैट टाइम एज आई मेंशन कि सोलर एक नया इंट्रोडक्शन था एज एन इंडस्ट्री। So every business owners are looking a futures. Okay, so they are looking solar. So that's why they participated into the solar more aggressively. Because energy का transition है, business का transition करना है, somehow you have a limitation in some vertical. Then as a business organization to run on a longer time frame, you need to upgrade your business skills. तो वो एक केस था। तो वहां से फिर वो जर्नी बनी, अपॉर्चुनिटी मिली। और आई थिंक मैं यही कहूंगा कि एवरी 5 year आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू जस्ट अपग्रेड माय स्किल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑयल, देन स्विच ओवर टू सोलर, देन नाउ ईवी। स्टिल आई एम इन ईवी लास्ट 6+ years. Maybe other options are there, so definitely those things will come, and definitely we will look on that also. As a professional experience, you also enhance your expertise, your knowledge for a longer professional career. Very nice. I think ये ट्रांजिशन
इम्पोर्टेंट भी इम्पोर्टेंट है और नेचुरल भी नथिंग इज लगता है। परमानेंट, सो यू ऑलवेज नीड टू लुक ऑन अ चेंज। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज अब आने जा रही है। सो एवरीवन नोज कि ऑयल की एक अपनी लिमिटेशन थी। तो दोज हु आर बिलोंग्स फ्रॉम द ऑयल बैकग्राउंड, सो दे आर लुकिंग एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज सोलर एक ऐसी चीज है जो सरप्लस अवेलेबल है और इजीली सबके पास है। सो द थिंग इज दैट कि उसको कौन कैसे ज्यादा कैप्चर कर सकता है थ्रू देयर बिजनेस मॉडल्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन एंड सर्विसेज। तो आज अगर हम देखें तो काफी अच्छे एक ट्रांजिशन फेज में है रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में। अगर हम देखें तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। एज ए गवर्नमेंट भी हमने अपने काफी सारे टारगेट्स अचीव किए हुए हैं एज ए सोलर, विंड और अदर अल्टरनेटिव रिसोर्स। भाई एक और चीज़, मतलब एक और पर्सपेक्टिव है, जैसे हम लोग पहले की अपॉर्चुनिटी वर्सेस अभी की अपॉर्चुनिटी को हम लोग कंपेयर करें तो पहले इस तरह का जो रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोलते हैं, ना तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, ना उस तरह के नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। आज के कंपैरिजन में पहले जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो भी बहुत ही मुश्किल से मिलती थी। मुश्किल से, करेक्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज, मीडियम्स थे आपके बिल्कुल पास। जो पर्सपेक्टिव, तो आज जैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे में भी फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं, उनकी नॉलेज लेवल भी आप कंपेयर करते होंगे, शायद हम उस स्टेज पे उतने नॉलेजेबल नहीं थे। तो आज जो मतलब समय है जिसमें कि स्टार्टअप कल्चर है, इसमें डिजिटल टाइम जिसे बोलते हैं, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो क्या पर्सपेक्टिव भी चेंज है? पहले क्या था कि जॉब लेना वाज द पर्सपेक्टिव, मेन पर्सपेक्टिव। आज जो है क्या जॉब क्रिएशन भी ऑल्सो एज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेजेस में ऐसा आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। एज एन मास मीडिया देखे तो लॉट ऑफ यू नो people are looking to set up their own entrepreneurship journey. So like right now lot of mediums are available because of the information technology. Easily you can get the information, easily you can got the mediums where you can just start your this journey. But जब हम लोग जिस टाइम के थे तो उस टाइम में ये सारी चीजें नहीं थी और एक ट्रेंड था, मास ट्रेंड था कि जॉब्स आर बेस्ट। बट पीछे 10 साल में ये चीजें चेंज हुई बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया लाइक सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जॉब क्रिएशन, करेक्ट। सो उस जॉब क्रिएशन में ये स्टार्टअप धीरे धीरे आई थिंक काफी अच्छे एक आज स्टेज पर है। सो वेयर लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग टू मूविंग टुवर्ड्स दिस फ्रॉम प्रोफेशनल करियर टू स्टार्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। मैं बीच बीच में ऐसे जो ये लुकिंग बैक वाला कंपोनेंट है मैं वो छेड़ता रहूंगा। तो फिर जैसे ऑयल एंड गैस से, ऑयल एंड गैस से सोलर, सोलर में भी फिर एज एन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट, सर्विस, लॉट ऑफ थिंग जो एक एज एन ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए स्किल सेट्स की जरूरत पड़ती है। सो आई गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू माय फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आज मैं जिस मकाम पर हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी ऑफ दोज काइंड ऑफ स्किल सेट जो एक बिजनेस को या एक सेल्स को रन करने में काम आती है। As an industry segment, there is a different thing like oil, solar, and now EV. These are the product. But as a business, वो जो core चीजें हैं वो learn वहीं से हुई। So hardcore sales, like जैसे बोलते हैं हम लोग retail sale, B2B sale, which I was learn from Luminous. मैं Luminous में था तो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनी। yes, Luminous इन्वर्टर की कंपनी, बट आई वाज इन सोलर बैक सेगमेंट। तो वहाँ हम लोग सोलर का अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को के थ्रू ईवी दिस सोलर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते थे थ्रू, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन जो था वो कस्टमर के साथ होता था। कैसे उसको कन्वेंस करें कि भाई नई टेक्नोलॉजी है, सोलर लगाने के क्या बेनिफिट है। सो अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेट करना कस्टमर को, तो वो एक स्किल सेट वहां से आया। तो बिकॉज बिजनेस का कोई बैकग्राउंड नहीं था तो ये धीरे धीरे जो स्किल सेट आए और फिर
एज आई मेंशन के हम लोग सोच ही रहे थे कि कुछ अपना करना चाहिए, बिकॉज वी ऑलरेडी गेन 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बिफोर स्टार्टिंग दिस। तो स्टार्ट करने में हाँ बहुत सारे अप एंड डाउन्स हुए, ऐसा नहीं है कि जर्नी बहुत स्मूथ थी, इजी थी। स्टिल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ अप एंड डाउन, बिकॉज स्टिल वी आर ए स्टार्टअप बूट स्ट्रैप कंपनी। बट नाउ थिंग इज दैट कि अभी हम प्रॉफिटेबल हैं, वी हैव प्रूवन बिजनेस मॉडल्स, वी हैव गुड क्लाइंट बेस। तो वो आज जो मैक्सिमम है वो रेफरल्स के थ्रू, बिकॉज वी हैव डन लॉट ऑफ गुड कैपेसिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वो एक वहां से सपोर्ट मिलता है, एक लाइक मोटिवेशन मिलता है कि आपने ये चीज की। सो वो हमको धीरे धीरे और अपग्रेड करती है आगे के लिए कि कैसे हम हमारे सॉल्यूशंस को, सर्विसेज को हर दिन बेहतर बनाएं। सो मेरा मैक्सिमम डेली बेसिस पर मैं कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होता है। तो वहां से वी लर्न थ्रू देयर फीडबैक्स कि अभी कहाँ पर गैप्स हैं विद इन अवर प्रोडक्ट सर्विस। तो वो हम चीज नोट करते हैं, कैसे हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं आगे, उस चीज पर ड्रिल डाउन करते रहते हैं दिन रात। तो आप और वरुण बोथ आर को-फाउंडर फॉर वोल्टिक ईवी सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा वोल्टिक के बारे में डिटेल बताएं, क्या बिजनेस मॉडल है, कब से शुरू हुआ, टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं? So as I mentioned, we have started our journey since 2017. So as a फर्स्ट मूवर आप कह सकते हो कि हमें एक एडवांटेज है एज ए फर्स्ट मूवर इन ईवी सेगमेंट, क्योंकि तभी ईवीज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था अपने देश में। बट शुरुआत में तो थोड़ा स्ट्रगलिंग था, बिकॉज डिमांड उस लेवल की नहीं थी। इट इज ए कॉन्सेप्ट फेज के ईवीज, है ना। तो वहां पर थोड़ा स्ट्रगलिंग था शुरू के 2 साल। ईवीज अपने यहाँ पे मतलब पहले भी थी, जैसे महिंद्रा ने जो रेवा को अक्वायर किया, रेवा हैज बीन देयर इन द इंडियन मार्केट फॉर लॉन्ग। फिर भी जो कन्विक्शन मार्केट में या कस्टमर्स में अबाउट द ईवी, वो अभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रो हो गया है, बट स्टिल तो मतलब 2017 में जब मार्केट एक्चुअली में बिल्कुल कह लीजिए कि इनिशियल स्टेजेस पे था, मतलब व्हाट मेक्स यू टू स्टार्ट, यू एंड वरुण? हाँ, सो एज इन आपको स्टार्ट करना होता है तो आपको ये देखना है या तो कोई अपॉर्चुनिटी नया मार्केट हो, तो या फिर एग्जिस्टिंग मार्केट में आप कैसे सस्टेन करोगे, बिकॉज एग्जिस्टिंग मार्केट के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हमने वही सोचा, मैंने बताया ना स्टार्टिंग 2017 में नहीं है, वो उससे पहले से हुई है, बैकग्राउंड पहले से है। तो उसके पहले भी हमने कुछ बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की थी साथ में। तो उससे आपको लगा कि हाँ ये चीज कुछ नहीं हो रही है एज एन स्टार्टअप, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंडियन स्पेसेस में भी हो रही थी एज एन गवर्नमेंट साइड। तो ये लगा कि ये इसको ट्रिगर करना ज्यादा आसान रहेगा एज कम्पेयर विद एग्जिस्टिंग बिजनेस बैकग्राउंड लाइक सोलर और अदर एक्टिविटीज जिसका हमें एक्सपीरियंस था। तो वहां से वो ट्रिगर पॉइंट था, बट उसको एस्टेब्लिश करना इटसेल्फ अ हार्ड जर्नी, कि आपको एक नए सेगमेंट में, क्योंकि हर चीज नहीं होती तो उसके अपने एक प्रोज कॉन्स होते हैं, कि वो आप कैसे करोगे, बिकॉज इट इज नॉट अ प्रूवन, करेक्ट। सो इट इज ए जस्ट ए ट्रायल फेज। तो वो एक चैलेंज था। तो उस चीज के लिए हमने काफी इंटरनली ड्रिल डाउन किया कि कैसे क्या करना है। तो पहला तो होता है कि कस्टमर का अवेयरनेस, बिकॉज हर आदमी एक नॉलेज के थॉट प्रोसेस से ही आता है कि क्या है ईवी। सो कॉन्सेप्ट को समझाना, कैसे काम करेगा, सो कस्टमर अवेयरनेस। तो शुरू के 2 साल वहां तक रहे। फिर बिजनेस डेवलपमेंट, लाइक बिजनेस मॉडल्स को बनाना, कि जब ये ट्रिगर होगा, हमें और वरुण को यही लगता था कि ये जो ईवी इंडस्ट्री है ये कुछ जाकर के 2020-21 में ट्रिगर करेगी एक लेवल पर। अच्छा, बट गॉड ग्रेस वो पहले ही हो गया, 2019 में ही वो ट्रिगर कर गया। तो वी वर रॉन्ग कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन से पहले ही हो गया। सो वी गॉट अपॉर्चुनिटीज इन ईवी स्पेस, लाइक प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज इन मिडिल ऑफ 2019। तो वहां से फिर वो हमने धीरे धीरे अपना उसको ईवी से स्टार्ट किया। बट जैसे ही वो एक मोमेंटम पर आया, तो लाइक कोविड एज यू नो, तो वो एक बहुत बड़ा यू कैन से दैट अ रोड ब्लॉकर था, वो सभी के लिए था, वर्ल्ड वाइड। तो उसमें अपने आप को सस्टेन करना इटसेल्फ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि सब कुछ बंद है, ऑपरेशन बंद है, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। सो उसमें फिर से दोबारा सोचना कि बिजनेस मॉडल्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट साइड में क्या कर सकते हैं,
टेक्नोलॉजी साइड में क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं कि वंस ये सारी चीजें रिजॉल्व होंगी सो दैट वी हैव एवरीथिंग रेडी इन आवर बास्केट टू जस्ट मूव ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल। तो वो सारी चीजें हमने की, बहुत सारी लर्निंग्स थी उसमें भी। और फिर बिजनेस मॉडल के तौर पे देखें तो वी आर वर्किंग इन अ टू वेज। वन इज अ पार्टनर ओन्ड कंपनी ऑपरेट मॉडल वेयर आवर क्लाइंट्स और आवर पार्टनर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर and we as a charge point operator or an infrastructure company, we are running, maintaining and managing their infra through our technologies platform. And second model, we are investing and owning the infrastructure and managing through ourselves. So we are working in both capex and opex right now. So in opex, our major clients came from a B2B side. Those who are into the employee transport segment, where they are providing their transportation services to the big corporate like IT companies, manufacturing companies, and the service background companies. So we are developing charging infrastructure, either their hub site where they have a workshop or EVs available, or their client locations where they can easily pick and drop the employees. So in that segment we are leading, you can say that. So that is a B2B segment where most of corporate we have presence available in pan India basis. Fleet operators के लिए लगाते हैं majorly because demand came from that side majorly. So आज जो भी EVs की डिमांड है वो B2B में है, ऐसा नहीं कि B2C में नहीं है, but as compare B2C, B2B में ज्यादा डिमांड है because they are in a transition phase to just convert their fleet from ICs or maybe CNG to EVs. So we are helping them for a smooth transition for providing EV charging services at whatever the location they are demanding. Okay, so they are the major customer segment. But apart that, there is a retail market, B2C, you can say that, where individuals are just owning the EVs and they are looking infrastructure on a public domain. So like highways, shopping malls, hotels parking, cafeterias, parking, metro parking. So in that segment, we have just started our journey to deploying EV charging station on a public location. So we have public chargers at highways, hotels, government institute. We have also our project. So that journey is just started because deployment is initial phase. Because for developing EV charging infrastructure, there are lot of cost component involved. So huge capital you require, and then as a Voltic, we always believe in a utilization of asset. Okay, it is not like that you just deploy the chargers for the name shake or the number game. No. So we generally don't deploy machines, those who are just idly run. No. Either we are investing or our partners are investing. So we have a clear-cut understanding on the utilization side, so that not a profit, but as a utilization point of view, break even of your investment and ROI, at least we can get to achieve those numbers. So इसलिए हमारा जो अभी right now we have an installed capacity of 970 plus charge point. Okay. So, लेकिन जैसे कैपेक्स और ओपेक्स का मॉडल आपने बताया है, तो मतलब मोर प्रोमिनेंट एंड मे बी आई थिंक लॉन्ग लास्टिंग एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कैपेक्स आसान भी है बिकॉज यू हैव अ कस्टमर हु इज़ पेइंग यू राइट अवे एंड यू हैव अ बेटर कैश फ्लो ऑल्सो बिकॉज 100 रुपये की चीज़ है, आपको 150 रुपये दे रहा है, आपको 50 रुपये का मार्जिन है फॉर द अदर 100 रुपीज़ सेल। ओपेक्स में यू हैव टू रेज द फाइनेंस, आपको फाइनेंस आपने रेज करके वहाँ इंस्टॉल कर दिया, फिर ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि जो वायबिलिटी आपने जज की उस वायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आपको रेवेन्यू नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाता। करेक्ट है। तो मतलब व्हाट इज द मॉडल फॉर द ईवी सेगमेंट पर्टिकुलरली? देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री न्यू है, so you cannot fix on a one business model to sustain your try out करना ही organization, होगा, है ना? So you need to develop 2-3 models so that easily you can sustain your organization. ठीक है, that is quite understood कि capex में ठीक है वो one time sale है, but we as an operation point of view, we are well connected with the ecosystem. So अभी वो initially हो सकता है कि capex लगा रहा है, but they have a plan on a bigger level. In that time,
maybe they were looking someone who have the expertise to maintain those things. So वो हम initially level से उनको provide करते हैं. हम maintain भी करते हैं because through technology, through services support, we are managing their whole operations infrastructure. So वो एक उनको trust build up करता है और एक ease of business का भी देता है कि उनकी कोई है उसमें बहुत ज़्यादा involvement और headache नहीं है. बिल्कुल हाँ. Except the capex involvement. But दूसरी साइड यू वेल सेड कि हाँ ओपेक्स में अपने चैलेंजेस हैं. कई बार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज पर योर बिजनेस कैलकुलेशन थिंग्स आर नॉट वर्किंग. वो एक चैलेंज है. बट उसमें अपने एक बिकॉज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये B2B लेवल्स पर होता है, ठीक है, ये B2C पर नहीं है. सो वहाँ पर टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेस, प्रोटेक्ट आवर capital asset, we have some terms and conditions are there, like some minimum guarantees we sign with the client. Then because we are dedicatedly develop infrastructure for them, so our capital is blocked, our finance service, all those things. So we have a lock-in period. Then sometimes securities are there, refundable basis. So through that we are just safeguards model है. Correct. तो 970 because if we are going to invest something, then definitely we need some insurance from client side as well. बिल्कुल कुछ गारंटी तो चाहिए. But against definitely ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर रहे हो, तो वहाँ भी clients का भी होता है. So like service commitment, SLAs are there. Because they are also using your services. On behalf of your services, their business is directly impacting. If you are not providing services on timely quality, then their business will hamper. So we have service commitment as well. बट जनरली क्या है कि एक और इसी से एसोसिएट क्वेश्चन है जनरली क्या ओपेक्स मॉडल में जो फाइनेंसेस अवेलेबल हैं दे मस्ट हैव अ वेरी प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि उससे इतना आपका नेट मार्जिन निकल रहा है ताकि आप जो फाइनेंसर है उसको उसका इंटरेस्ट प्लस मार्जिन उसको भी बना करके दें. तो ऐसे मतलब जो मार्जिन्स जो फाइनेंसिंग है वो आप नेशनलाइज या बैंक से उठाते हैं या? हाँ, बैंक से भी मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं. ऐसे कोई डेडिकेटेड कोई ऐसी फाइनेंसिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है? हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NBFCs हैं, बैंक्स हैं, दोज हु आर प्रोवाइडिंग यू लोन्स डिफरेंट वेज. तो वो भी है, हम लोग वैसे भी काम करते हैं. मेरा क्वेश्चन का इंटेंट ये है कि मतलब डू वी रिक्वायर द फाइनेंसिंग केटरिंग द EV सेगमेंट प्राइमरली? ऐसा कुछ जरूरत आपको लगती है? बिल्कुल आता है ना, क्योंकि देखिए अपफ्रंट कॉस्ट है. बिकॉज डेवलपिंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड अ ह्यूज कैपिटल. लेट्स से इफ वी आर प्लानिंग टू डेवलप बस इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाई कैपेसिटी मशीन्स आर देयर, high capacity of electrical infrastructure required, then real estate cost. So you require a much more amount to develop that thing. Correct. So easily you cannot do that. So you require support from the organizations like banks or NBFC, or maybe sometime we are also discussing with fundraising options. But अभी बहुत सारे challenges हैं उसमें. ऐसा नहीं कि easily you will get it, because definitely those who are investing or providing these kind of capital, they require profitability. They are looking the profitability in long term. So when we are calculating our offering, so that component we always cover. So that's why, like as I mentioned, last 2 years we are generating profit because of our business term conditions. Fair enough. तो जो 970 आपके चार्ज पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए हैं उसमें से ओपेक्स वर्सेस कैपेक्स, सो अगर हम बात करें तो इट इज 60-40% रेशियो. 60% capex, 40 OPEX. And OPEX is maybe growing faster? Yes, growing faster right now. So like as I mentioned, because initially people are investing, ठीक है, but in a longer phase, like आज हम देखते हैं रियल एस्टेट में हर कोई या बड़े कॉर्पोरेट्स, they are not investing into the capital side, so they are looking someone who can partner with them for their facilities, and they can come with a complete solution, like hardware, operation and all those things, and for their facility they can just get some revenue sharing. So वो चीज आज ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, because they do not, owning a asset itself a challenge, because it is not just investing into the hardware. You also require to invest into the
no, like some level to maintain the operation as well. Correct. So like manpower and other services you require. So that is because their expert area is different. Let's say a real estate developer, their experience or expertise on the real estate development side, not to manage these kind of infrastructure. So that's why they are tie up with the facility operator, because they have those kind of expertise. So now this EV is also coming as a facility infrastructure in that domain. So they are looking someone who can cater complete end-to-end solutions. बॉट मॉडल हो गया, Correct. build and operate. So ये अभी धीरे धीरे पिकअप में है. तो आप रियल एस्टेट का नाम लिया, तो लेट अस assume maybe let us say one customer segment जिसमें कि रियल एस्टेट डेवलपर्स ने एक हाउसिंग सोसाइटी उसने बना दी 1000 अपार्टमेंट्स की. अब हाउसिंग सोसाइटी को उसने जो RWA है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसको उसने 3 साल के बाद में हैंड ओवर कर दिया. नाउ प्रैक्टिकली देयर इज़ नो सिंगल पर्सन हु यू टॉक टू. देयर इज़ अ कमेटी जो कि 8-10 लोगों की है, और वो भी कुछ टाइम के लिए हैं. तो वर्चुअली every 1 or 2 years they have an election. हाँ, तो 2 साल में मान लिया है. तो वर्चुअली देखा जाए तो उसमें एज सच कोई सिंगल ओनर नहीं है जो कि आपको किसी तरीके का कमिटमेंट दे सके. सिंस RWA है, एसोसिएशन है, तो उस तरह से आपको जो एसेट गारंटी है जो आपने पहले बोला था वो भी आपको नहीं मिल रही है. तो उस वाली कंडीशन में और धीरे धीरे करके जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा करके पेनिट्रेशन बढ़ रहा है. 2, 4, 5, 10 गाड़ियाँ जो हैं आज के टाइम में दिखने लगी हैं. ये परसेंटेज बढ़ेगा, हो सकता है 20, 25, 30% तक भी जा सकता है बाई अनदर लेट्स से मे बी 5 to 10 years. ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हम लोग रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने के लिए मतलब व्हाट आर द मे बी आई थिंक द फ्यू स्टेप्स. मतलब एक रीज़न भी इसलिए है क्योंकि एस्पिरेशंस भी बढ़ रही हैं, और जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके नहीं बनाया गया. करेक्ट, वहाँ बहुत सारे चैलेंज है ना. तो मतलब व्हाट आर द चैलेंजेस, और कितना आपको लगता है कि उस तरह के सेगमेंट को हम इनेबल कर सकते हैं ईवी से. तो मतलब इफ़ यू हैव, देखिए रियल एस्टेट के अपने चैलेंजेस हैं. सो लेट्स से कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्डअप हुआ है, they are not considering any this concept of EV and all those things. So there is a challenge to develop or implement EV facility there, because they have a limited load, they have a limited parking space, so easily you cannot deploy. So उस केस में थोड़ा चैलेंजिंग है. बट एज एन लाइक जब हम लोग बैठते हैं RWA के साथ बात करते हैं, तो वी आर जस्ट कमिंग विद कि लेट्स से वी विल डेवलप समथिंग ऑन अ कॉमन place, like a visitor parking is there, visitor parking, or a common place which is not utilized by any other activity, so that we can develop something as a basic label, not a bigger way, but a basic label as an amenity, because this facility is used by within the societies, owners or maybe a tenants. Okay, so you cannot build fast charging everywhere, because fast charging have their own pros and costs, like cost you require, heavy cost investment, then power you require. But in those areas power is a critical, like अभी हम देख रहे हैं मई जून का टाइम, यहाँ ऑलरेडी हम सरप्लस डिमांड पर काम कर रहे हैं. तो अगर मैं हाई कैपेसिटी चार्जर डिप्लॉय करूंगा तो एक फिर एडिशनल लोड की रिक्वायरमेंट है, वो एक चैलेंज है. तो इसी चीज को गवर्नमेंट ने ओवरकम करने की कोशिश की. नाउ दे हैव अमेंडेड बिल्डिंग बाय लॉ इन 2016, जो कि 2019 में इम्प्लीमेंट किया, कि नाउ 2019 ऑनवर्ड्स कोई भी प्रोजेक्ट आइदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और व्हाटएवर इंडस्ट्रियल, so developers need to make a provision of minimum 20% of overall project parking for the EV charging. तो अब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, considering EV charging as a mandatory level, 20% maximum side, कि हमें वो provision रखना है, so that whenever this project will be handing over or maybe a final stage, then we have a facility available in terms of power, in terms of space, so that immediately we can roll out the EV charging infrastructure at any moment of time. So नए में तो गवर्नमेंट ने कर दिया, बट पुराने में चैलेंज है. वहां पर बहुत सारे अपने अपने वो तरीके हैं कैसे किया जा रहा है. सो लेट्स से कि
AC chargers, initially you can deploy one or two AC chargers as a pilot because you don't require so much power, you don't require so much space. तो एक दो मशीन के तौर पर वो चीज़ें इनिशिएट की हैं कुछ लोगों ने. बट हाँ, चैलेंज वहाँ पर है बिजनेस मॉडल साइड में. एवरी 1 or 2 years एसोसिएशन डिमोलिश होती है, फिर नई आती है. सो उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं. सो यू हैव अ एग्रीमेंट, क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशंस देयर कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, तो वो वहाँ पर वो सेफगार्ड हो जाता है थ्रू एग्रीमेंट्स. जैसे नई सोसाइटी वर्सेस पुरानी सोसाइटी आपने एग्जांपल लिया, जैसे नई सोसाइटी में आई अंडरस्टैंड कि मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज में 20% का प्रोविज़न किया गया है. और तो उसमें सिर्फ क्या है कि प्रोविज़न किया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है वो अथॉरिटीज़, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनको नहीं है. तो सारी जगह पे सिर्फ प्रोविजनिंग ही है कि ग्राउंड लेवल पर वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़े चैलेंजेस हैं. क्योंकि उसके लिए एक अलग प्रॉपर एक अलग ट्रांसफार्मर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए, वो मॉडल चाहिए. लेकिन अभी उस तरह का मतलब आई थिंक जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है. मे बी अथॉरिटीज को नहीं पता है, जब तक नहीं पता तब तक वो ऐसे करके. मे बी उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वर्कआउट चल रहा है. बिकॉज इनिशियली अभी हमने ये स्टेप ली है, गवर्नमेंट ने भी उसको चेंज किया, सो मे बी इट विल टेक सम टाइम. हाँ. बट एटलीस्ट एज एन पॉलिसी साइड वी हैव अ क्लियर कट मैंडेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. अब वो कैसे होगा, उसके कैसे रोड मैप बनेंगे फ्रॉम द डिप्लॉयमेंट एग्जीक्यूशन साइड, वो धीरे धीरे होंगे, डेफिनेटली होंगे. क्योंकि हर आदमी तो बचेगा ना उससे. बट एक तो टाइम आएगा जिसमें करना पड़ेगा क्लियर कट ये सारी चीजें. तो मतलब ये तो जैसे डिमांड साइड का कंपोनेंट हो गया. जैसे ही हम डिमांड साइड की बात करते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का भी रोल आ जाता है. बिल्कुल. तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए ईवी जो है वो एक तरीके का अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. उनके लिए जो पीक पावर मैनेजमेंट कंपोनेंट है वो इन एनी केस दे आर स्ट्रगलिंग. लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज दे हैव दिस एज ए वेरी विजिबल चैलेंज कि अभी तो बहुत ही कम इधर उधर करके जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी अपनी एक पीक शूट करने में वो जो सहयोग देता है या जो पेन प्रोवाइड कराता है, उस तरीके की जो प्रिपेयर्डनेस है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में, वो किस तरीके से वो अपने इस मे बी प्रोस्पेक्टिव जो लोड है कैसे मैनेज कैसे कर सकती हैं. दैट इज़ वन क्वेश्चन. द सेकंड, जैसे उन्होंने एक अलग तरीके का टैरिफ डिफाइन किया है 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से. वो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ऑलरेडी वो मतलब रिड्यूस भी करता है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन. क्योंकि नॉर्मल में हो सकता है 6 रुपये कमाते हों, इसमें 4 रुपये कमाते हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन सर्टेनली. और क्या क्या मतलब पॉलिसी लेवल पे यू एज ए इम्प्लीमेंटर एक्सपेक्ट करते हैं जो कि शायद आपको नॉट ओनली द कस्टमर बट मे बी आई थिंक आपको सभी तरीके के जो स्टेक होल्डर सबको कन्विंस करना और उसको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना अपने आप में चैलेंज हो जाता होगा. एज ए प्रोडक्ट कंपनी यू हैव all the information available. Maybe people expect that you have all the solutions also available, which is virtually not possible. But फिर भी मुझे तो अगर कुछ उसमें रोशनी डालें. बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि चैलेंजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं व्हेन वी आर कमिंग विद डिप्लॉयमेंट साइड. सो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अपने चैलेंजेस हैं. सो गेटिंग पोटेंशियल लोकेशंस इटसेल्फ अ बिगर चैलेंज. हर जगह आप ईवी इंफ्रा नहीं लगा सकते हो. ठीक है, लोकेशन वाइज यू कैन इजीली एसेस द लोकेशन, बट फ्रॉम द डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन साइड लाइक इजीली यू कैन नॉट गेट द पावर. क्योंकि आप बिकॉज लाइक मेट्रो सिटीज वी हैव अ प्राइवेट डिस्कॉम, इजीली दे हैव अ गुड प्रोसेस, एवरीथिंग यू कैन इजीली just online you can just registered inquiry and you will have a complete process, smooth process. But government discoms, as you know, they are working with their own style, जहाँ पर बहुत सारे challenges हैं. Most of their distribution transformer are working on a full load capacity, they do not have a space. तो वो आपको कैसे space like power provide करेंगे. So in that case you have additional cost like setting up of transformer, then cabling and all those things. So वो challenges हैं, वो हमेशा रहेंगे. उसको गवर्नमेंट देख रही है कैसे कैसे करना है. सो दैट्स वाई कहीं ना कहीं इस चीज को ओवरकम करने का पहला जो बेसिक स्टेप था वो बिल्डिंग बाय लॉ से ही था.
कि वो एटलीस्ट एक प्रोविजन बनेगा, फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें इसमें आकर के कॉमन प्लेस पर बेस वो क्रिएट करेगा। बिल्कुल। सो ये चीज है। बट अभी क्या होता है कि लेट्स से कि B2B में अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, बिग कॉर्पोरेट्स या IT पार्क या बिजनेस पार्क, तो वहां पर दे ऑलरेडी हैव अ सरप्लस पावर, सो इजीली दे आर जस्ट व्हाट यू रिक्वायर, you just require to deploy the asset. They have power, they have space. So उस लेवल पर easily हम कर सकते हैं. But now in terms of EV tariffing, yes, कि वहाँ फिर अपने अलग अलग pros है, because every state has their own tariffing. दिल्ली में 4-4.5 रुपए है, बट यूपी में यही चीज और महंगी हो जाती है, एक 7-7.5 रुपए तक जाती है अगर मैं EV टैरिफ के लिए अप्लाई करता हूँ, और जगह पर ये वेरी कर रही है. सो इट इज नॉट लाइक एवरी स्टेट और एवरी एरिया यू विल गेट अ EV टैरिफिंग. और ये तो सिर्फ जस्ट टू प्रमोट फॉर दिस EV charging infrastructure side, giving subsidies on the tariffing for just promotion of this. Maybe future में अगले 5-10 साल में गवर्नमेंट डेफिनेटली विल डिसकंटिन्यू द सब्सिडीज. अच्छा, ओके. सो उस फेज में भी आपको समझना पड़ेगा हाउ यू कैन मैनेज योर ऑपरेशनल कॉस्ट विद इन द टाइम, लाइक प्राइस बैंड रेंज. तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जीज विल बी a game playing field, because in EV charging space open access is there. Okay, so वहाँ पर power purchase agreements होंगे so that you can control this cost as well. तो वो सारी चीजें हैं. बट हाँ, practically it is very challenging. Every location you cannot deploy EV charging infrastructure because of some location, sometime location challenge, sometime power challenge, sometime cost. So it is a mix, not one thing. It is a mix of all those things. So that's why easily numbers are not seen in everywhere. So वो एक चैलेंज है. चैलेंज तो रहेगा ही. वो रहेगा, बिजनेस है तो चैलेंज है, रहेगा. Because India is a vast geography. Right. So locally we have lot of regional challenges as well. कहीं पर compliances के बहुत सारे इशू होंगे, कहीं पर technicalities के बहुत सारे इशू होंगे, कहीं कॉस्ट को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस होंगे. तो वो रहते हैं. बट यहीं पर आपको स्मार्टनेस यही है कि टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, कि कैसे आप चीजों को डिप्लॉय कर रहे हो. तो वो एक आर्ट है. हाँ बिल्कुल ठीक है, वो आर्ट आपके पास तो है ही है. वी आर लर्निंग, नॉट वी आर लर्निंग इन वेरी नाइस इन द प्रोसेस. आपने एक पॉइंट मेंशन किया था पहले, जैसे अवेयरनेस का. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली में भी हम लोग बहुत सारे लोकेशंस देखते हैं, वहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हैं, बट मतलब गाड़ियाँ जो हैं कोई और खड़ी हैं. इट इज़ जस्ट अ पार्किंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ जस्ट अ नोशनल. और कुछ समय बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली में यूसेज पर्सपेक्टिव से नहीं भी आता है, बिकॉज ऑफ द मिसक्रिएंट्स ऑल्सो. बिकॉज आप कुछ समय बाद देखते हैं या तो उसका वो जो चार्जर कंपोनेंट है वो चोरी हो गया, कभी कुछ और चोरी हो गया. तो वो क्या है कि मेंटेनेंस कंपोनेंट भी है, बट अवेयरनेस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस है फॉर द कार चार्जिंग पर्सपेक्टिव, then it should not be used by the fossil fuel based vehicle. तो अवेयरनेस कंपोनेंट को कैसे एड्रेस करते हैं? और मतलब जनरली क्या है कि अवेयरनेस जो है वो दो तरीके से हम देखते हैं जनरली. या तो है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पे है कि बहुत सारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आ जाएं, so they also create lot of awareness because the market will shift eventually. That is the conviction that the charging infrastructure manufacturers have. क्योंकि उन्हें धंधा उनको बिल्ड करना है, तो दे विल गो एंड आस्क द कस्टमर, कन्विंस द कस्टमर, अवेयर देम. दैट इज़ वन एस्पेक्ट. सेकंड है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारा पॉलिसी पुश रिक्वायरमेंट के मद्देनज़र इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोग्राम्स चलाती है, बिकॉज they also have to participate in the decarbonization as a initiative at the national level or at the state level. तो which one from your perspective is more effective, और ऐसा क्या क्या चीज़ें करना चाहिए in terms of awareness perspective से, जहाँ पे आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा सा और ग्रोथ पाथ को या ट्रेजेक्ट्री को अचीव कर सके? अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सेगमेंट के लिए, बिकॉज वी आर into the EV space where power is there. Okay, so power comes from charger and dispensing to the vehicle. So वो एक critical stage है.
जहाँ पर when we are developing any infrastructure, we are considering or following the proper SOPs like do's and don'ts, then what are the steps for operating these machines, and regular basis we are providing training to the EV user, so that they can also train, they can also familiar with the process, and also for the safeguardness of our assets, correct. तो वो एक चीज हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पर, जो भी हमारे चाहे B2B के हों या B2C के हों, थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम कैंपेन्स वो हम लॉन्च करते हैं। प्लस जो भी हमारे पास कस्टमर्स के इशू आते हैं उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, आइदर वी कैन इम्प्लीमेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी, लाइक बिकॉज all this transition operation will be through a application based process like where mobile are there, so we are thinking कि वहाँ हम क्या चीजें implement कर सकें so that this process and awareness will be executed in that level. Government अपना काम कर रही है, definitely they are doing their jobs very well, but lot of things need to be come up from the individual levels. So ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ करेंगे, so customer को भी समझना पड़ेगा. So as you mentioned like कनॉट प्लेस पर मैंने भी बहुत बार देखा कि चार्जिंग इंफ्रा है और किसी ने अपनी पार्क कर दी, सो वो उस कस्टमर की गलती है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज क्लियरली मेंशन कि भाई अपने पार्किंग को पेंट किया है, देन नोटिफाइड किया, इट इज डेडिकेटेड फॉर पार्किंग, क्लियर डिमार्केशन है ना. बट एवरी स्टेशन यू कैन नॉट डिप्लॉय अ फिजिकल मैन पावर, बिकॉज विच विल क्रिएट अ कॉस्ट, एंड दिस होल बिजनेस विल डिपेंड अपॉन द कॉस्ट. तो वो एक चैलेंज है. सो उसमें कस्टमर्स को भी थोड़ा सा उस वे में सोचना पड़ेगा कि वो उस चीज को SOPs को प्रॉपर फॉलो करें, सो दैट कि जो जिसको नेसेसिटी है वो उस टाइम पर उस एसेट को यूज कर सके. बट उस फेज में एक और भी चैलेंज है कि जो डिप्लॉयमेंट हुआ है फर्स्ट जनरेशन का, जैसे वहां पर जो भी चार्जर्स लगे हैं, दे आर बेसिकली भारत DC, मैक्सिमम मेजरली भारत DC, जो कि आज पब्लिकली वो चार्ज नहीं होते हैं, बिकॉज मोस्टली वो गाड़ियां B2B में ऑलरेडी एंगेज हैं, सो पब्लिकली दे आर नॉट लुकिंग. सो नाउ मे बी इन कमिंग टाइम इट विल अपग्रेड टू द कॉमन CCS2 और मे बी व्हाट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. तो वो एक चीज होगी धीरे धीरे. तो अच्छा, इसमें एक और ट्रेड ऑफ हमें दिखती है, जैसे कि फास्ट चार्जिंग सर्विस रिक्वायरमेंट है, और maybe EV companies like Tesla, they always boast कि एक बार चार्जिंग साइकिल से the vehicle can run up to 600 kilometers. तो अब 600 kilometers certainly it requires a huge battery. Correct. Versus अगर आप लीन बैटरी अपने यहाँ पे करें तो you can optimize the cost of the vehicle also. And then when you have enough infrastructure available, since आपकी जो डेली जर्नी, एवरेज जर्नी है वो 50 किलोमीटर की है एज एन इंडिविजुअल, हाँ, तो आपको 10 दिन के हिसाब से या 600 किलोमीटर के हिसाब से ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है. बट दैट इज हाउ द USP दैट मे बी द सम कार कंपनीज हैव क्रिएटेड. तो मतलब व्हाट इज योर प्रेफरेंस कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से हो जाए कि जो एंग्जाइटी है उसको मतलब मैनेज कर सकें, या मतलब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है रेंज एंजाइटी हर किसी के लिए नहीं है. एज आई मेंशन, ये कब आता है? व्हेन कस्टमर इज ट्रैवलिंग लॉन्ग ट्रैवल. मैं अभी दिल्ली से निकल रहा हूँ, लेट्स से मुंबई जाना है, सो रेंज एंजाइटी एक कंसर्न रहेगा. सो आज उसको एक प्लान करके चलना है. व्हेन ही इज जस्ट मूविंग फ्रॉम हिज प्लेस, कोई डिफरेंट CPOs के इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे बात करता है पर्सनली लेवल पर, आपका है, all information are available on the internet, but still he has some doubt. तो वो सबसे एक बार बात करता है कि भाई मैं जाऊंगा तो चार्जर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. so in that case it comes. but when within the cities like दिल्ली से मैं नोएडा गुड़गांव डेली ट्रेवल है, तो रेंज इज नॉट अ चैलेंज नहीं है. ठीक है. नाउ B2B के लिए एक कंसर्न है, बिकॉज their daily minimum run time will be near about 200-250 kilometers. और वो उनका रूट फिक्स नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी फिक्स रूट्स. सो इन दैट केस दे हैव अ चैलेंजेस. तो उसी के लिए हमें यही समझना है कि हर किसी के लिए पब्लिक चार्जिंग नहीं है, करेक्ट. सो थिंकिंग ऑन दैट इज व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन. सो लेट्स से कि अगर मैं हाईवेज पर अगर इंफ्रा प्लान कर रहा हूँ, सो व्हाट विल बी द प्रोमिनेंट लोकेशन. सो सबसे पहला माइंड में आएगा कि कोई हाईवे ढाबा होना चाहिए, या वे साइड एमिनिटी हो, या फिर रेस्ट एरियाज हो, जहां पर कस्टमर ड्यूरिंग चार्जिंग
they can spend their time or utilize their time in other work. But हम पेट्रोल पंप पे नहीं लगा सकते, because पेट्रोल पंप पे वो क्या करेगा बेचारा, because during topping up of batteries minimum 30-40 minutes will take. So वो एक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. बट एवरी लोकेशन फिर अपने पावर के सिनेरियोज के चैलेंजेस है, यू कैन नॉट गेट द पावर इजीली, तो वो एक चीज है. तो ये दीज आर द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कंसीडर बिफोर पुटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनी लोकेशन. ऐसा भी नहीं कि शुरू की जर्नी लेट्स हाईवे स्टार्ट हो गया तो हमने 10 किलोमीटर पर रख दिया. सो एवरी 25-30 kilometers we need to target those points where users will definitely require this kind of services. Because एक बार जब वो ड्राइव करता है तो 100-150 kilometers generally people one shot travel. So considering those things, क्योंकि ये देखिए कोई भी ट्रांजिशन जो है वो आसान नहीं है, बट हमें आसान बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर कमिंग विद अ माइंडसेट कि हर जगह पेट्रोल है, स्टेशंस हैं, करेक्ट. तो वो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं कि यार ईवी नहीं है, दैट्स व्हाई दे दिस रेंज एंजाइटी कम. बट वो कभी ये नहीं देखते कि पेट्रोल का वो कितना यूज कर रहे हैं, जितना वो उनका ट्रैवल की रिक्वायरमेंट है, दे आर जस्ट टॉपिंग अप फ्यूल एज वेल. किसी ने 500 कर लिया, 1000 फ्यूल टैंक तो फुल करके कोई नहीं चल रहा ना. सो वो चीज हमको समझाना पड़ेगा उनको. सो थ्रू दिस अवेयरनेस प्रोग्राम we are discussing lot of things to just overcome these kind of doubts from the client side. But हाँ, longer travel में challenges हैं, but people are developing infrastructure क्योंकि उसके अपने pros cons हैं वहाँ पर setup करने. Very nice. तो मतलब from the organization perspective, Boltic को गवर्नमेंट की सब्सिडीज़, जैसे उनका फेम 2 प्रोग्राम था, अब नया अभी और सब्सिडीज़ आई हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी अवेलेबल, फंड अवेलेबल. तो उस तरह की जैसे जो स्कीम्स हैं, PLI जो परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव्स हैं, उस तरह के भी बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस एरिया में काम करती है. जनरली व्हेन आई से इस एरिया, आई पर्टिकुलरली मीन्स द एरियाज विच आर EV साइड, डिकार्बनाइजेशन साइड, एनर्जी ट्रांजिशन साइड, all these areas, because these areas are newer areas, people are learning and then developing the market also. ये बहुत important है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले उनको in the at least in the starting of the businesses. नहीं, उसमें देखिए डायरेक्टली तो we are not getting those support, like because there are some limitations. So let's say direct subsidy वो vehicle side पर है, so उसका बेनिफिट डायरेक्ट कस्टमर को जाता है. सो वी आर नॉट डायरेक्टली गेटिंग, वो नहीं है बिल्कुल. देन PLI एंड अदर थिंग्स, OEMs को वो सब्सिडी मिलती है, करेक्ट, वो OEMs को जाती है, राइट, ठीक है. और देन PLI इट इज अ प्रोडक्शन लिंक, हाँ, करेक्ट. सो जहां पर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो उनके लिए, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, वी आर ए इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी. ओके. सो हमारे को जो गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलती है विच इज ऑन EV टैरिफ. इफ वी आर गेटिंग EV टैरिफ देन वी हैव अ सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ एनर्जी. तो वो एक कॉन्सेप्ट है. अदरवाइज इन्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, डिप्लॉय साइड, वी आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट. So when you mention the EV infra company versus the EV charging manufacturing, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? So EV manufacturer means they are basically manufacturer of component like hardwares. So like chargers. This is a one component in our business segment. So hardware is just a dispenser. Right. How to dispense, when to dispense. It is not more than that. Okay. It is a machine. So that machine we are not manufacturing right now. We have plans, but right now we are not manufacturing. We have a partnership, strategic partnership with the OEMs. They are manufacturing for us with our brand name, and we will take care other service and all those things. So hardware is a one component. Then software, because software is basically a backbone. As per the government guideline, if you are operating any public charging infrastructure, that hardware will be integrated with the software, so that users can easily access, navigate, make the payment, all those things, like transition will be happening through that. So software we have our in-house. We have developed from scratch to the final level. So in software we have back end, we have front end, so that control we have, and that is also as a CPO side, because we are a charge point operator or infrastructure. So this software is basically a backbone of our business. Right. So different business models, we are driving through this, because hardware is fixed. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. Understood. But through more like a solution company. Solution. So that's why we always call as we are a infrastructure solution provider. So software we have. So that is a plus point. We can do anything.
as per our customer requirement. We can do integration, we can do implementation at the software side, so that their transition will be on a hassle free and easy way. Correct. Then services, so we have team available who are taking care of the services after sale and services operation. We will take care of the guarantee, warranties. We are doing the complete end-to-end infrastructure, like from licensing of electrical, then upstream infrastructure, canopy, civil, all those. So that is complete basket. We are offering this end-to-end solution. So manufacturer basically manufacturing the product. Very nice. So they have a limitation on the hardware side. Got it. So I think बस लास्ट के दो और पर्सपेक्टिव हैं. एक पर्सपेक्टिव मे बी आई थिंक आई एज एन मे बी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फॉर द ईवी व्हीकल, उस पर्सपेक्टिव से भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स यू आल्सो हैव विटनेस्ड, ऑल ऑफ अस हैव विटनेस्ड, कि जहाँ पे ईवी में पर्टिकुलरली जून जुलाई के आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स पॉप अप होने लगते हैं कि उसमें आग लग गई. चाहे वो 2 व्हीलर हो गया तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, 4 व्हीलर में फिर भी थोड़े से कम दिखते हैं. अब उस वाले जो मिशैप है इसमें मतलब जो मेन रीज़न क्या है, मतलब इज़ इट लाइक द बैटरी इशू, कंट्रोलर इशू, चार्जिंग इशू, चार्जर इशू, या एग्जैक्टली कहाँ पे लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं जो को ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट? नहीं, बेसिकली देखिए ये चीज़ें होती है, व्हाई दीज थिंग्स happens because of the low quality of components you are using, either from the charger side, either from the vehicle side, either from the battery side. So standards are there. Government ने clear cut किया हुआ है कि like you need to manufacture the product as per the SOPs. Then you need to test it and approve with a third party agency like ARAI, ICAT and NABL certified lab. So our chargers are certified with those agencies. So electrical safety are there, mechanical safeties are there. So from charger side, we are ensure we have all those safety parameters. Apart that, fire and all those things, we putting like fire extinguisher and earthing and all those things properly. But from the vehicle side, ये अभी धीरे धीरे कम होता जा रहा है. Initially 2-wheeler segment में सबसे ज़्यादा था, because mostly क्या हो रहा था कि जो batteries हैं they are outsourced, basically not manufacturing in our country. So where the quality will be the pain point area. So now slowly we are moving towards our own manufacturing setup, where we can have a control on the quality and the product side. So these things will be overcome. ऐसा नहीं आग कहीं भी लग सकती है, like CNG में भी लगी, पेट्रोल गाड़ी में भी लगी. So because of the low quality of product, this things happens. नहीं, आग बिल्कुल लग सकती है, पेट्रोल गाड़ियों में आग लग सकती है. देखा जाए तो so that's why compliance and guidelines are there, which can minimize these kind of incidents. वो होता है, कंसर्न होता है. सो हम भी कस्टमर को यही बोलते हैं कि सर आवर machines are certified and we are ensuring, why we are doing routine maintenance, because of the these things never happened. Correct. Very nice. But major तो वही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपोनेंट की क्वालिटी का इशू है. ग्रेट. तो दोस्तों, सुरेंद्र भाई का जो मतलब आज का इंटरेक्शन है, इट्स वेरी इनलाइटनिंग. बहुत सारे नए नए मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन हम सब लोग को मिली है. दिस इज़ स्पेशल मे बी बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रीज़न दैट आई विल से, कि जैसे आप अलीगढ़ जैसे सेकेंड टियर सिटी से बिलोंग करते हैं, आगरा में एक इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की, और उसके बाद अपने मित्र के साथ में आपने आफ्टर 10 years यू हैव स्टार्टेड योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी. ऐसे एग्जांपल्स इन जनरल हमें लगता है कि बहुत मिलने चाहिए, जो कि इंडिया में अभी आप देखेंगे काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं होंगे, बट मुझे लगता है कि ऐसे एग्जांपल्स को हाईलाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिल्कुल. सो आप जैसे लोग हैं, आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम लोगों को वो लोकेशन और वो हाईलाइट प्रोवाइड करते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. तो मतलब जैसे हमारे यहाँ पे एक इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट में, GT अकेडमी, और GT अकेडमी के जो मेन जो टारगेट ऑडियंस है वो भी सेकेंड टियर सिटीज़ के इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, खासकर कॉलेजेस में.
या जो अर्ली स्टेज के जो नवयुवक हैं जो इस सेगमेंट में ईवी हो गया, सस्टेनेबिलिटी है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईएसजी है, इस तरह के सेगमेंट में अपना करियर या क्लाइमेट चेंज है अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आप लोगों के जो एग्जांपल्स हैं दे कैन क्रिएट अ मूवमेंट। क्योंकि अगर आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बन जाएं, नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया कुछ चीज़ कुछ सोच ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि उस पर्सपेक्टिव से मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूज़र्स को थोड़ा सा एक संदेश दें कि कैसे वो अपना करियर बिल्ड करें, कैसे इस चीज़ को लेकर के, न्यू टेक्नोलॉजी के लेकर के कैसे थोड़ा सा इंक्लूसिव हों, अपनी नॉलेज नो हाउ बढ़ाएं। यही चैलेंज है। जनरली क्या है कि आज के टाइम में, डिजिटल टाइम में, लोगों का इंफॉर्मेशन एक्सेस का इशू नहीं है, लेकिन किस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहिए, आई थिंक ये एक्सपोजर जो है वो अगर वो मिल जाए। मेरा जो अपना एक थॉट प्रोसेस है, आई थिंक उसमें में क्या है, फोकस का थोड़ा सा कहीं ना कहीं लैगिंग है जी। तो अगर आपको फोकस क्लियर है कि आपको लाइफ में करना क्या है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आइदर जॉब और मे बी बिजनेस और एनीथिंग, बिल्कुल। सो यू हैव अ क्लैरिटी। सो इन माय केस मुझे शुरुआत से लगता था कि ठीक है कि मैं कुछ करूंगा, अपने लिए करूंगा, जैसे भी हुआ आफ्टर 15 ईयर, मोर देन 10 ईयर जो भी, बट वो चीज क्लियर थी कि करना है अपने लिए कुछ, बट वो टाइम फ्रेम फिक्स नहीं था कि कब करना है। बट वो सिचुएशन बनी, हम दोस्त के साथ मिले, सब कुछ हुआ और वो जर्नी ट्रिगर हो गई। बट वही चीज थी कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि लाइफ में आपको क्या करना है। आज मीडियम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, बट फोकस की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कमी है। सो मेरा यही सजेशन होगा कि जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, कि आप पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप किस चीज के लिए बने। इफ यू आर गुड फॉर सेल्स, देन गो विद द सेल्स। इफ यू आर गुड फॉर द टेक्नोलॉजी, गो विद द टेक्नोलॉजी। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। सो एक तरीके से मंथन की जरूरत है, आई थिंक, मुझे लगता है कि लोगों को मंथन करना चाहिए, थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए, और उसी वे में आई थिंक अगर वो अपनी जर्नी को थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे तो दे विल गेट अ बेटर रिजल्ट। एज एन एवरेज मैंने भी काफी कुछ चीजें अचीव की हैं बिकॉज ऑफ दिस। सो दिस इज माय सेल्फ लर्निंग। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रीशियस मे बी मैसेज फॉर द पीपल फॉर एवरीवन एज अ पार्ट ऑफ द डेमोग्राफी। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात कही कि फोकस और मंथन बहुत जरूरी है। एक लास्ट और मैं इसमें ऐड करूंगा, बिकॉज देखिए, सक्सेस इज नॉट जस्ट अ 1 or 2 year प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। सो आपको अपना गोल एकदम डिफाइन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि करना क्या है लाइफ में। लॉट ऑफ अप एंड डाउन्स आर देयर, इफ यू आर स्टिक विद योर गोल देन डेफिनेटली यू विल अचीव इट। तो हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बट डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। ग्रेट, थैंक यू सो मच विंदर भाई थैंक फॉर यू।